कौन सा वाला बेटा? हाँ, कौन सा वाला बेटा? स्टार्च सर्कल वाला, शायरी वाला है ना। अच्छा, स्टीवर्ड वाला। कौन बोल रहे हैं? सृष्टि बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अनुष्का? हाँ, कौन बोल रहे हैं बेटा? वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी औरों को आने दो। कौन बोल रहे हैं? किसको एक्सप्लेन करना है बेटा? अनुष्का बोल रहे हो, मनीषा बोल रहे हो? मनीषा। अच्छा बेटा, मनीषा कुमारी है ना? वापस समझा दूंगी अभी। थोड़ा थ्योरीज में आपको स्टीवर्ड की थ्योरी थी ना, उसको रिपीट कर दूंगी अभी। प्रिया राठौर है ना? बिल्कुल धीरे समझाऊंगी, नहीं आए तो फिर बोलना बेटा, जैसा अभी बोला है ना, प्रिया राठौर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ये तो आई नहीं रही, प्रिया राठौर आ जाती है। आजकल रितिका तो आई नहीं रही, इसमें ऋषिता आती है, ऋषिता कलाल आती है। रितिका तो आई नहीं, तनु भी आती है। तस्लीम आ गई अभी, पास कोर्स की तस्लीम भी आ गई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून तस्लीम, गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। पूजा मीणा आई है। चलो देख लेते हैं अभी, फिर स्टार्ट करते हैं अपन, और जने आ जाए। ठीक है बेटा, अपन तो एक्सप्लेन करते हैं अभी, है ना? तो मनीषा इससे कह रहे हैं, मैं एक बार वापस आपको मेन बता देती हूँ चैट में क्या भेजा है ना? अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ वाली स्लाइड, रुकना बेटा, है ना? आपको क्या पढ़ाई थी? ट्रांसपिरेशन की स्लाइड, ठीक है? थ्योरीज ऑफ स्ट्रोमेटल ओपनिंग, ठीक है, ये वाली स्लाइड थी। तो जैसे मनीषा का कहना है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ मनीषा, फिर भी बताना आप लोग, ठीक है? बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ इसको। देखो बेटा, आपको मैंने क्या बताया था? अपना चल रहा था मतलब मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट, रंध्र गति की क्रिया विधि, रंध्र गति की क्रिया विधि। तो स्टीवर्ड ने इस परिकल्पना को परिवर्तित किया। तो स्टीवर्ड के अनुसार ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रक्षक कोशिकाओं के परासरणी दाब को परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब तब ही बढ़ता है जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ग्लूकोज तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है। तो स्टीवर्ड के अनुसार ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का रूपांतरण
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। तो बेटा इधर इक्वेशन देखो मनीषा, सभी से कहने का मतलब है स्टीवर्ट ने बताया स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है और पीएच कितनी होती है बेटा 7 होती है। मतलब जो ग्लूकोज है, सॉरी जो स्टार्च है, वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। कहने का मतलब है मनीषा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फेटेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज व अकार्बनिक फॉस्फेट में परिवर्तन होता है तो स्टोमेटास रंध्र खुल जाते हैं। देखो बेटा एक क्लियर पिक्चर दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने क्या बताया, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। स्टार्च जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब मनीषा क्या बताया, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि रक्षक कोशिकाओं की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरणी दाब है, अधिक हो जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। स्टोमेटास बेटा क्या होते हैं, खुल जाते हैं। अब रंध्रों का बंद होना कम पीएच पर ग्लूकोज के स्टार्च में परिवर्तन से होता है। ये देख रहे हो मनीषा और सभी लोग, जो ग्लूकोज है वो एटीपी की उपस्थिति में व हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम में देख रहे हो, ग्लूकोज जो है वो एटीपी की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च व फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये डायग्राम स्टीवर्ट ने किसका दिया था, रंध्र खुलने व बंद होने की स्टीवर्ट परिकल्पना का आरेखी निरूपण आया। मनीषा समझ में आया? मनीषा, निकिता, रुचि कुमारी, तस्लीम, पूजा, मीना, सृष्टि, आया मनीषा? आया? यस मैम। है ना बेटा? अब वापस शेयर कर रही हूँ, आगे चलते हैं मनीषा और सभी लोग। थ्योरीज ऑफ, है ना? तो अपन को ये डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम को एग्जाम में अच्छी तरह बनाना है, क्योंकि थ्योरीज एक्सप्लेन करोगे। देखो एनलार्ज भी कर दिया मैंने। जो स्टार्च है, स्टीवर्ट ने क्या बताया, स्टार्च जो है फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, आप ये डायग्राम से समझा सकते हो, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल्स का जो परासरणी दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो अधिक हो जाता है, जिससे कि बेटा रंध्र स्टोमेटास खुल जाते हैं। अब स्टीवर्ट ने बताया स्टोमेटास बंद कब होते हैं,
जब जो ग्लूकोज है वो एटीपी के साथ संयुक्त होकर हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? एटीपी व हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और बेटा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में पीएच 4.5 में जो आपको दिख रही है वो स्टार्च व फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और जब स्टार्च पुनः बन जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं। अब इसके दोष क्या थे इस थ्योरी के, जो कि स्टीवार्ट ने दी थी? तो स्टार्च शर्करा परिकल्पना निम्न कारणों से सर्वमान्य नहीं है। क्या है ऑब्जेक्शंस? कुछ पौधों की रक्षक कोशिकाओं में एक बीजपत्रियों में स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। स्टीवार्ट ने बताया स्टार्च का निर्माण होता है, लेकिन ये इसके दोष क्या है कि कुछ पौधों की गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है रंध्र खुलते समय स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन नहीं देखा गया है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है? जब स्ट्रोमेटास रंध्र खुलते हैं तो स्टार्च का सुगर में परिवर्तन नहीं देखा गया है, बल्कि स्टार्च से कार्बनिक अम्लों, स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन देखा गया है। स्टार्च सुगर में परिवर्तित नहीं होता, स्टार्च किसमें होता है? कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित होता है। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में परिवर्तन रक्षक कोशिकाओं में पीएच का मान 4.5 से 7 कैसे बढ़ाती है यह भी स्पष्ट नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट। हिंदी क्या है? ग्लाइकोलेट उपापचय परिकल्पना। तो जलिच के अनुसार रक्षक कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट का निर्माण रंध्र के खुलने में महत्वपूर्ण कारक है तथा इसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड की न्यून सांद्रता में होता है। तो ग्लाइकोलेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखो बेटा ये लिखा है ग्लाइऑक्सिलेट in the presence of NADPH plus H plus ग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। तो आवाज किसकी आ रही है? बच्चे की आवाज, इसको बंद करो। हाँ बेटा ग्लाइऑक्सिलेट बेटा ये रिकॉर्डिंग चल रही है, बच्चे की आवाज आ रही है। तो गाड़ी चला रही थी बेटा अभी बंद कर दो इसको। ग्लाइऑक्सिलेट चला रही थी ना जगह 5 मिनट बैठे हमारे पास बेटा आपकी आवाज भी आ रही है इसमें, तो इसको आगे कैसे बढ़ाए? ग्लाइऑक्सिलेट NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट में परिवर्तित हो जाता है। अब अपन क्या देख रहे हैं बेटा? ग्लाइकोलेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब बढ़ जाता है। आप देख रहे हो ये जो ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलेट में परिवर्तित हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं? इसके अतिरिक्त इस क्रिया में एटीपी का निर्माण भी होता है, जो रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट शटल द्वारा NADPH प्लस H प्लस आयन का पुनर्ऑक्सीकरण होता है तथा एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी रक्षक कोशिकाओं में
जल पंप करने में सहायक होती है और यह मत अधिकतर वैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। फिर देख लो इसको इक्वेशन के द्वारा, मतलब ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट है। तो रक्षक कोशिकाओं में ग्लाइकोलेट का निर्माण रंध्र के खुलने में महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जब गार्ड सेल्स में बेटा ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है तो स्ट्रोमेटास ओपन हो जाते हैं तथा ग्लाइकोलेट का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड की न्यून सांद्रता में होता है। तो ग्लाइकोलेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, जो रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रकार ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट शटल के द्वारा NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन का पुनर्ऑक्सीकरण होता है तथा एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी रक्षक कोशिकाओं में जल पंप करने में सहायक होती है। अब अपन करते हैं बेटा एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी को फ्यूजिनो, लिख रहा है ना, फ्यूजिनो ने प्रस्तुत किया था। तो फ्यूजिनो के अनुसार रंध्रों का खुलना रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयंस की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। फ्यूजिनो ने क्या कहा बेटा, जब रंध्र खुलते हैं, स्ट्रोमेटास ओपन होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि गार्ड सेल्स में रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पोटेशियम की मात्रा रक्षक कोशिकाओं में जैसे ही ज्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं। तो रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन एपिडर्मल तथा सहायक कोशिकाओं से प्रवेश करते हैं। मतलब आप पूछोगे गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन कहां से प्रवेश करते हैं? तो रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन एपिडर्मल सेल्स तथा सहायक कोशिकाओं सब्सिडियरी सेल्स से प्रवेश करते हैं, जो पोटेशियम आयंस के संग्रहण केंद्र का कार्य करती हैं। तो रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन का स्थानांतरण सहाने तथा जेलिच ने इलेक्ट्रिक प्रोब तकनीक द्वारा तथा हम्बले एवं हसी एओ ने सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड अभिरंजन द्वारा प्रमाणित किया। ऐसा माना जाता है कि पोटेशियम आयन का रक्षक कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन एटीपी के उपयोग से होता है, जो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से प्राप्त होती है। अब इसमें देखना बेटा, ये पहले मैंने दिखाया है, प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पीएच का मान बढ़ जाता है। ये देखो प्रकाश है और प्रकाश की उपस्थिति में मतलब जो गार्ड सेल्स है उसमें पीएच का मान बढ़ जाता है और पीएच बढ़ने से स्टार्च का अपघटन कार्बनिक अम्ल में होता है। ये देखो प्रकाश की उपस्थिति में जब पीएच हाई होती है गार्ड सेल्स की, तो स्टार्च से मैलिक एसिड का निर्माण होता है। तो क्या बता रही हूँ, पीएच बढ़ने से स्टार्च का अपघटन कार्बनिक अम्ल में होता है और ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोलिसिस द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है तथा पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से ऑक्सिलो एसिडिक एसिड का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोलते हैं बेटा कि जब लाइट की उपस्थिति है
मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो गार्ड सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में पीएच बढ़ जाता है, पीएच का मान बढ़ जाता है। अब जैसे ही गार्ड सेल्स की पीएच बढ़ जाती है तो स्टार्च जो है वो कार्बनिक अम्ल में अपघटित हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोलिसिस द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है तथा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बेटा ऑक्जेलो एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये ऑक्जेलो एसिडिक एसिड शीघ्र ही मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रकाश की उपस्थिति में वह निम्न कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वह पीएच के उच्च मान में स्टार्च से मैलिक अम्ल का मैलिक एसिड का निर्माण होता है और ये मैलिक एसिड का अपघटन किसमें हो जाता है, हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयन। तो मैलिक एसिड हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयनों में अपघटित हो जाती है। इस लाइन डायग्राम में देखो जो मैलिक एसिड बन गई, मैलिक एसिड किसमें अपघटित हो रही है, हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन स्थानांतरण पंप बन जाता है। क्या दिखाए जा रहे हैं कि मैलिक एसिड हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयंस में अपघटित हो जाता है और गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाओं की प्लाज्मा कला पर सक्रिय हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप मतलब हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन स्थानांतरण पंप की सक्रियता से हाइड्रोजन आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये देखो बेटा, ये दिखाया है पोटेशियम आयन का रक्षक कोशिका में प्रवेश होता है। जब हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयन बन गए तो पोटेशियम आयन का तो रक्षक कोशिका में प्रवेश होता है तथा हाइड्रोजन आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही पोटेशियम आयन रक्षक कोशिका में प्रवेश करते हैं तो ये पोटेशियम आयन मैलेट आयन से मिलकर कोशिका रस में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब है कि क्या बताया था, जो पोटेशियम आयन है वो सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं और मैलेट एनायन पोटेशियम आयन का आवेश संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका में पोटेशियम आयन व मैलेट की सांद्रता बढ़ने से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, इनका परासरणी दाब बढ़ जाता है। मतलब जैसे ही पोटेशियम आयन कोशिका रस में प्रवेश करते हैं तो जो गार्ड सेल्स है उनका परासरणी दाब बढ़ जाता है, गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि हो जाती है और रक्षक कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। बेटा जब अपन देख रहे हैं अंतः परासरण एंडोस्मोसिस द्वारा रक्षक कोशिकाओं द्वारा जल अवशोषण होता है, जिससे रक्षक कोशिकाओं में स्फीत दाब बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, आप इसको कैसे समझा सकते हो। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी किसने दी थी बेटा, फ्यूजिनो ने दी थी और फ्यूजिनो के अनुसार रंध्र कब खुलते हैं, मतलब जब रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो स्ट्रोमेटास रंध्र खुल जाते हैं और रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन एपिडर्मल तथा सहायक कोशिकाओं से प्रवेश करते हैं। तो आप इस लाइन डायग्राम को देख के भी समझा सकते हो बेटा, जब प्रकाश की उपस्थिति में पीएच का उच्च मान होता है तो रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च से मैलिक एसिड का निर्माण होता है और ये मैलिक एसिड किसमें अपघटित हो जाती है, हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयन में अपघटित हो जाती है और रक्षक कोशिकाओं की प्लाज्मा कला पर सक्रिय हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन
एक्सचेंज पंप, स्थानांतरण पंप की सक्रियता से पोटेशियम आयन का रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश होता है, जबकि हाइड्रोजन आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो पोटेशियम आयन तथा मैलेट आयन का कोशिका रस में प्रवेश होता है तो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स के परासरणी दाब में वृद्धि होती है। अब जब रक्षक कोशिकाओं के परासरणी दाब में वृद्धि होती है तो अंतः परासरण एंडोस्मोसिस द्वारा रक्षक कोशिकाएं द्वारा जल अवशोषण होता है। मतलब रक्षक कोशिकाओं के ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होने से एंडोस्मोसिस के द्वारा जो गार्ड सेल्स हैं वो जल को अवशोषित करती हैं और जल अवशोषित करने से रक्षक कोशिकाओं में स्फीत दाब बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं, स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं। अब बताओ मनीषा, अनुष्का, सबको समझ में आया नहीं? प्रिया, ज्योति मीना, सृष्टि, कोमल वर्मा, तस्लीम, हाँ आया बेटा? इतना आया समझ में? किसको रिपीट तो नहीं करवाना है ना? आगे चलूं फिर? हाँ इसी स्लाइड को देखते हैं, ठीक है। स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं ये इसी की पोटेशियम आयन थ्योरी की। तो रंध्रों का बंद होना, अब खुल रहे थे, रंध्रों का बंद होना एब्सिसिक एसिड ABA की सक्रियता के फलस्वरूप होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर सक्रिय होता है। तो एब्सिसिक एसिड हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ATPase, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ATPase विनिमय पंप को बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम आयन का परिवहन सहायक कोशिकाओं में तथा हाइड्रोजन आयन का परिवहन रक्षक कोशिकाओं में होने लगता है। तो रक्षक कोशिकाओं में उपलब्ध हाइड्रोजन आयन मैलेट आयन से क्रिया कर मैलिक एसिड का निर्माण कर देते हैं तथा मैलिक एसिड से स्टार्च का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब कम हो जाता है तथा जल वही परासरण द्वारा एंजियोस्मोसिस द्वारा पास की कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। रक्षक कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं, इसके फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाते हैं। देखो लाइन डायग्राम द्वारा कैसे समझा सकते हो? जब अंधकार होता है, डार्कनेस के समय, जो रक्षक कोशिकाएं हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है और इससे एब्सिसिक एसिड का निर्माण होता है। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का निर्माण होता है और पोटेशियम आयन का तो बहिर्गमन हो जाता है। जो एब्सिसिक एसिड है उसका निर्माण हो गया तो पोटेशियम आयन का परिवहन सहायक कोशिकाओं में होता है। तो पोटेशियम आयन का बहिर्गमन किसमें होता है? सहायक कोशिकाओं में होता है तथा हाइड्रोजन आयन का परिवहन रक्षक कोशिकाओं में होता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो गार्ड सेल्स में प्रवेश करते हैं और इससे मैलिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, इससे मैलिक एसिड का निर्माण होता है। कैसे होता है? रक्षक कोशिकाओं में उपलब्ध हाइड्रोजन आयन मैलेट से क्रिया कर मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा किसका हो रहा है? इसमें मैलिक एसिड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तथा मैलिक एसिड से देख रहे हो स्टार्च का निर्माण होता है। अब इसके फलस्वरूप जो गार्ड सेल्स है, रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब कम हो जाता है और जब रक्षक कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो वही परासरण एंजियोस्मोसिस द्वारा रक्षक कोशिकाओं से जल का बहिर्गमन होता है। मतलब रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है और जब रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो रक्षक कोशिकाएं स्थिर हो जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं स्थिर हो जाती है या शिथिल पड़ जाती हैं और जब रक्षक कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं तो रंध्र, स्टोमेटास बंद हो जाते हैं। अब एक है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है
स्कॉटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी लिखोगे। तमो सक्रिय रंध्र गति, स्कॉटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो मांसल पौधों में रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं तथा दिन में बंद रहते हैं। अपन देखते हैं बेटा, जो सक्यूलेंट्स है, मांसल पौधे हैं, उनमें स्टोमेटास रात्रि में तो खुले रहते हैं लेकिन दिन में बंद रहते हैं। और इन पादपों मतलब इन सक्यूलेंट्स में, मांसल पौधों में रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं हो पाता बल्कि कार्बनिक अम्ल बनते हैं। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, इसलिए रात्रि में रंध्र खुले रहते हैं। मतलब मांसल पौधों में रात्रि में स्टोमेटास क्यों खुलते हैं? क्योंकि मांसल पौधों में, सक्यूलेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता और इसलिए रात्रि में, डार्कनेस में स्टोमेटास खुले रहते हैं। और दिन के समय कार्बनिक अम्लों का विघटन होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। जब दिन होता है, प्रकाश होता है, तो उस समय कार्बनिक अम्लों का विघटन होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है और यह रंध्रों को बंद करने के लिए पर्याप्त कारण है। ये रंध्रों को बंद करने में पर्याप्त कारण है। तो अपन ये देख रहे हैं, इक्वेशन क्या दिखाया है? रात्रि के समय, अंधकार के समय आप देख रहे हो जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 वो मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है ना। और दिन के समय जो C4 मैलिक एसिड है, C4H6O5 कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित करती है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है मतलब जो मैलिक एसिड है वो विघटित हो रही है और विघटित होकर क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन कर रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है दिन में, मतलब प्रकाश में, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों के खुलने से पूर्व रक्षक कोशिकाओं में पीएच का मान ऑक्सीजन की न्यून सांद्रता के कारण बढ़ जाता है और ऑक्सी श्वसन के अभाव में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का निर्माण होता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज की सक्रियता द्वारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की सक्रियता द्वारा OAA ऑक्सलेट तथा डिहाइड्रोजनेज द्वारा मैलिक एसिड में रूपांतरित हो जाते हैं। ये देखो बेटा, ये इक्वेशन है जो मैंने थोड़ा सा इलाज करते हुए इसको, मतलब क्या बताया मैंने कि जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, PEP है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है। तो मैलिक एसिड का हाइड्रोजन आयन तथा मैलेट आयंस में अपघटन होता है और हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिकाओं तथा पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। पोटेशियम आयन तथा मैलेट रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में स्थानांतरित होकर परासरणी सांद्रता बढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षक कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं। तो ये अपन ने बताया सक्यूलेंट्स में। और दिन के समय कार्बनिक अम्लों, ऑर्गेनिक एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे भारी मात्रा में
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जिसके फलस्वरूप पीएच का मान कम हो जाता है। इस प्रकार पोटेशियम आयन का परिवहन रुक जाता है तथा रक्षक कोशिकाओं का परासरणी दाब कम हो जाने के कारण ये शिथिल हो जाती हैं, व रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कार्बनिक अम्लों के डीकार्बोक्सिलेशन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को जारी रखती है। तो ये हो गया आज का। अभी हुए अभी और कोई पूछ लो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो थ्योरीज के बारे में तो थ्योरीज तो कंप्लीट हो गई बेटा। किसी को और कुछ पूछना हो, कौन कौन सी थ्योरीज बताई है? एक तो है फोटोसिंथेटिक थ्योरी, मैंने बता दी, प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत। दूसरी थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। और तीसरी आज कौन सी डिस्कस करी अपन ने? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट। एक बताई एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और एक लास्ट बताई अभी स्कोटोएक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ हाँ, ज्योति मीणा, कोमल वर्मा। हाँ बेटा, इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, जबकि मैं कोमल वर्मा की भी अटेंडेंस लगा रही हूँ। कोमल वर्मा इनकी तो लगी गई और ज्योति मीणा आई गई। हाँ बेटा, तो अभी तो बंद कर देते हैं, 5 मिनट बाद वापस ज्वाइन कर लेना। अभी बजे हैं 1:43। वापस रिपीट कर रही हूँ, अनुष्का, तस्लीम और ये सब जो हैं आप लोग, तो इसको कुछ पूछना है तो पूछ लो।